इसका शेयर काफ़ी सस्ता है, अभी 167.95 पे चल रहा है, तो काफ़ी लोग इसको बाय करके चले होंगे और यहाँ पे उनको अब मेरे ख़्याल से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इरेडिया का बारे में और फुल फॉर्म इसका है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? एजेंसी लिमिटेड और यहाँ पे इसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, हम लोग सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या ये शेयर को बाय करना चाहिए कि जिन्होंने ले रखा है उनको होल्ड करके चलना चाहिए या सेल करके निकलना चाहिए। सब कुछ हम लोग यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उससे पहले इसका हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या है। तो अगर हम लोग इसका न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में यस्टरडे कल की बात है, एमटी न्यूज़ वायर्स ने बताया कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट पोस्ट राइजेज इन फिस्कल Q4 नेट प्रॉफिट, ठीक है? यानी कि इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद कल ही रॉयटर्स ने बताया कि इंडियाज़ इरेडा अप ऑन रिपोर्टिंग बिगर क्वार्टरली लोन बुक प्रॉफिट। तो यानी कि ये भी पॉजिटिव न्यूज़ ही बताया जा रही है, हाँ, ये पॉजिटिव है। 3 दिन पहले रॉयटर्स ने बताया था कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी मार्च क्वार्टर पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, कह रहा है कि वो राइज़ हो चुका है, यानी टैक्स को काटकर जितना इसको प्रॉफिट बनता है, वो राइज़ हुआ है। हाँ, एक हिसाब से इसका न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है और अगर हम लोग देखें कि मार्च 24 क्वार्टर का इसका रिजल्ट कब आया था, तो ये आया था फ्राइडे 19th अप्रैल को, ठीक है? आज 23rd है, तो फ्राइडे 19th अप्रैल को इसका रिजल्ट आ गया था। हम लोग वो देखेंगे, यहाँ पे ये बताया नहीं है कि इसने मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज़ किया है। पहले भी इसने नहीं बताया था क्या किसने सरप्राइज़ किया है। बट वो कुछ दूर बढ़ा और उसके बाद अभी जो है ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। हालाँकि इसका क्वार्टरली प्रॉफिट जैसे कि न्यूज़ में बताया कि वो अच्छा है, बट वहाँ पे एक कैच छुपा हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगा जब मैं आपको प्रोमोटर्स एफआईआई डीआई डेटा की बात करूँगा। चलिए सबसे पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाएँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे, ठीक है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे अप मूव दिखा था, ठीक है। अगर मैं उस अप मूव की बात करूँ कि इसने कितना परसेंट दिया होगा, तो फिर ये यहाँ तक हम लोग जाते हैं, पूरा ऊपर ही जाते हैं, तो ये 332% इसने दिया है और कितने महीने में इसने दिया था? 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 महीने में 332% दिया और उसके बाद ये लगातार अब फॉल हो रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मेरा मानना है कि अभी यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होना चाहिए जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस ना कर दे। जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस ना कर दे तब तक यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। ऑल टाइम हाई मतलब 215 के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे जब तक क्लोज नहीं करता तब तक यहाँ पे कोई बाइंग नहीं है। अगर मंथली टाइम फ्रेम 215 के ऊपर क्लोज करता है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक बाइंग पॉइंट होगी। तो अगर यहाँ पे बाइंग पॉइंट होगी तो फिर अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना है और क्या टारगेट रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे 120 के आसपास जो है आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, ठीक है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्की मुझे कहीं न कहीं ये स्टॉक लग रहा है। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो फिर इतना स्टॉप लॉस रखिए और इसका जो टारगेट होना चाहिए, वो तब तक आप इसको राइट करिए जब तक मंथली टाइम फ्रेम पे इसका कैंडल ग्रीन इस तरह से ग्रीन बनता रहे। अगर कोई एक कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे रेड बन गया तो फिर वहाँ पे एग्ज़िट कर देना चाहिए। ये हम लोगों ने बात की मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी क्या कोई अपॉर्च्युनिटी मंथली टाइम फ्रेम पे बनती है कि नहीं बनती है? तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या कैसा बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए जिस हिसाब से यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया गया था सेम वही यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी ये डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, ठीक है। इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका आपका 182 का लेवल है, ठीक है। अगर ये 182 लेवल क्रॉस करता है तो फिर ये 214 का लेवल इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे नहीं लगता है कि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है। अब एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे भी बात करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो फिर आपको यहाँ कहीं न कहीं पता चलेगा। मैं इसको एक बार इरेज़ कर देता हूँ, फिर मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्राइस तो अच्छा खासा अप मूव तो गया था, लेकिन उसके बाद डाउन गया। डाउन में भी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब ये डाउन होने लगा ना, तो लोअर सर्किट ये लगाने लगा था, लोअर सर्किट। यानी कि ओपन होते ही धड़ाम से गिर जाना, गिर जाना, गिर जाना। तो ये गिर जाना कहाँ-कहाँ हुआ है? तो देखिए, ये 8/5 को हुआ है, ऐसे 9th को हुआ, ऐसे ही 12th, ऐसे ही 13th। यानी कि जब खुला
ये ऊपर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप, ये जैसे ही खुला ये 5% डाउन, नेक्स्ट डे जैसे खुला 5% डाउन, नेक्स्ट डे जैसे खुला 4.98% यानी 5% डाउन, नेक्स्ट डे जैसे खुला 4.98 यानी डाउन हो गया और उसके बाद थोड़ी सी बढ़ने की वो कोशिश की, लेकिन ये फिर से धड़ाम से गिरता गया और अभी भी ये गिर ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी बहादुरी होगी कि मैं गिरते हुए को कैच कर लूँ, ठीक है? ये वही वाली बात होगी कि चाकू जो है गिर रहा है और आप उसको कैच करने की सोच रहे हैं, ठीक है? हालाँकि काफ़ी सस्ता शेयर है, तो आप लोग को ये लग रहा हो कि पेनी स्टॉक खरीद लेंगे, मल्टीबैगर बन जाएगा, लखपति करोड़पति बन जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ठीक है, कुछ डेटा है, मैं आपको बताऊँगा उसमें क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तीनों टाइम फ्रेम पे अभी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है और अगर आपने यहाँ पे बाय कर इसको रखा है तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, रिस्क को मैनेज करते रहिएगा। चलिए, ये तो हम लोगों ने बात की टेक्निकल में, अब हम लोग चलते हैं इसका फंडामेंटल देख लेते हैं और फंडामेंटल में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मार्केट कैप 45,087 करोड़ का है और करंट प्राइस 168 में है, हाई लो इसने 215 और 50 लगाया है। नीचे अगर हम लोग जाएँ, तो फिर ऑफ कोर्स ये ठीक है फ्लक्चुएट कर रहा है इधर-उधर, 3 इयर्स में अगर देखें तो भी यहाँ पे वही सेम है, 5 इयर्स में भी देखें तो भी वही है और 10 ईयर में भी ये वही ही शो कर रहा है और मैक्स में भी ये वैसे ही है अभी। अब हम लोग अगर नीचे यहाँ पे जाएँ तो इसका प्रोस में सिर्फ़ एक ही है, कॉन्स में तो भर-भर के हैं। तो प्रोस में क्या है कि कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है जो कि 33.9% सीएजीआर के हिसाब से लास्ट 5 इयर्स में। लेकिन कॉन्स इसका तो देखिए, कॉन्स इसका 5 दिया है, तो 5 में स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा महँगा ट्रेड कर रहा है 5.30 टाइम्स के हिसाब से। कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, लेकिन ये डिविडेंड पे नहीं कर रही है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है। कंपनी जो है अपना इंटरेस्ट कॉस्ट जो हो सकता है उसको कैपिटलाइज़ कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत की बात है वो है कि वर्किंग कैपिटल डेज़ हैव इंक्रीज़ फ्रॉम 1268 डेज़ टू 4205 डेज़, ठीक है? वर्किंग कैपिटल डेज़ इसका बढ़ गया है जो कि ऑलमोस्ट ये 3-4 टाइम्स ये बढ़ चुका है, जो कि गलत बात है ये। नीचे अगर हम लोग आएँ तो रैंकिंग में ये जो है 4th में आता है, सेक्टर फाइनेंस का है, ठीक है? टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का है ये। और नीचे चलते हैं, अब क्वार्टरली रिजल्ट इसका एक बार एनालिसिस करते हैं। तो दिसंबर में इसका जो रिजल्ट था दिसंबर 2023 में 1253 था और अभी मार्च 2024 में ये 1391 हो गया है। यानी ये क्या हुआ है, ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 394 से 488 इंक्रीज़ हुआ है, पीबीटी 386 से 480 इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट 336 से 337 ये भी इंक्रीज़ हुआ है। यानी क्यू बेसिस पे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा आया है। अगर हम लोग यहाँ पे वाई-ओ-वाई बेसिस पे अगर देखें, तो रेवेन्यू जो मार्च 2023 में था, वो 1036 था और अभी 1391 हो गया, यानी इंक्रीज़ हुआ। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 294 से 488 इंक्रीज़ हुआ है। पीबीटी 288 से 480 इंक्रीज़ हुआ है। 254 से 337 ये भी इंक्रीज़ हुआ है। वाई-ओ-वाई बेसिस पे भी यहाँ पे अच्छा इसका ग्रोथ दिखा ठीक है, दोनों हालाँकि फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेकिन जो एक मुझे यहाँ पे दिक्कत दे रही है, जिससे कि मेरा मन इससे हट रहा है, वो मैं बात करता हूँ और चलते हैं प्रोमोटर्स एफआईआई और डीआईए डेटा पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रोमोटर्स में तो दिसंबर में 75% था और अभी भी 75% ही है। एफआईआई दिसंबर में 1.88% था और अभी क्या हो गया 1.36% हो गए। यानी एफआईआई ने यहाँ पे अपना स्टेक क्या किया, डिक्रीज़ कर दिया ना। तो जब ये डिक्रीज़ कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात हो सकती है कि हो रहा हो, ठीक है? ऐसे डीआईआई का देखें तो 4.37 से 0.94% पे आ गए। यानी एफआईआई भी डिक्रीज़ कर रहा है अपना स्टेक, डीआईआई भी अपने स्टेक डिक्रीज़ कर रहा है और डीआईआई का तो पूछिए मत, ये तो 3.5% के हिसाब से अपना स्टेक ये डिक्रीज़ कर चुका है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इन दोनों के अगेंस्ट में जाके मैं परचेज़ करूँगा और ठीक है, बहुत बड़ा सुरमा बन जाऊँगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे यही लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है कंपनी में। पब्लिक में 18.75 से 22.70, हालाँकि शेयर सस्ता है तो ऐसे शेयर कौन छोड़ेगा जब यहाँ पे घट रहा हो, ठीक है? तो ये था इरेडा का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो मैंने यहाँ पे कुछ आपको इंसाइटफुल नॉलेज दे दी है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे। क्या आप अभी इसको खरीद के चलेंगे कि मतलब खुद अपना कुछ एनालिसिस करेंगे? वो मैं आप पे यहाँ पे छोड़ता हूँ। बट अगर हमसे कोई पूछे कि क्या ये शेयर अभी बाय करके चलना चाहिए? तो मेरा मानना है कि नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भले ही इसका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा हो, लेकिन एफआईआई, डीआई यहाँ से हट रहे हैं। तो हटने की कोई ना कोई वजह होगी जो उनके पास इन्फॉर्मेशन कड़क वाली होती है,
ठीक है? हम लोग तो सिर्फ डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे अब डिसीजन आपको लेना है, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा, मैं तो कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे ये मेरा एनालिसिस है और मेरा एनालिसिस जो कहता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी उस पे डिसीजन आपको लेना होगा। कहना बस इतना ही कि कुछ भी करें, अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफ़ाई करके चलना पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसी से यहाँ पे ग्रो किया जा सकता है। और किसी के टिप्स, कॉल्स, रिकमेंडेशन पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? बाकी बस आज के लिए इतना ही। आपने इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।